आज की बातचीत में स्वागत है। हमारे हाथ लगी है मध्य प्रदेश की नदियों और बांधों के बारे में कुछ जानकारी, जी एक लिस्ट है और कुछ खास बातें हैं। जी। तो आज हम क्या करने वाले हैं, हम इस जानकारी की तह तक जाएंगे, से खंगालेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि मध्य प्रदेश में पानी का पूरा नजारा कैसा है। हाँ, मतलब कहाँ से नदियाँ निकलती हैं, कौन से बांध हैं। बिल्कुल, कौन सी बड़ी नदियां हैं, कहाँ से निकलती हैं, कौन से खास बांध हैं और उनका क्या मतलब है, और कुछ ऐसी बातें जो शायद चौंका दे। चलिए देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस जानकारी को खोलना। जी। सबसे पहली बात जो सामने आती है वो ये कि नदियां मध्य प्रदेश की जान है, उसकी लाइफलाइन। हम्म, और एक दिलचस्प बात लिखी है कि मध्य प्रदेश को नदियों का मायका भी कहते हैं। ये सुनने में ही कितना बड़ा लगता है ना। बिल्कुल। मायका शब्द अपने आप में बहुत कुछ कहता है। जैसे यूं समझिए, मायके से बेटियां विदा होकर अलग-अलग घरों को जाती हैं, वैसे ही यहाँ से नदियां निकलकर कई राज्यों की प्यास बुझाती हैं, उन्हें जीवन देती हैं। अच्छा। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, मतलब आंकड़े भी यही बताते हैं। उत्तर प्रदेश और राजस्थान के बाद देश में नदियों का तीसरा सबसे बड़ा जाल मध्य प्रदेश में ही है। तीसरा सबसे बड़ा। जी, यहाँ से इतनी सारी बड़ी छोटी नदियां शुरू होती हैं कि पानी के मामले में ये राज्य बेहद अहम हो जाता है। हाँ, लिस्ट में कुछ बहुत जाने पहचाने नाम हैं, जैसे जैसे नर्मदा नदी जो अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। हाँ, नर्मदा। जानकारी में ये भी लिखा है कि जबलपुर, होशंगाबाद, ओंकारेश्वर, महेश्वर जैसे कई शहर नर्मदा किनारे बसे हैं। जी बिल्कुल। फिर चंबल नदी है जो इंदौर के पास मऊ के जानापाव पहाड़ी से अपनी यात्रा शुरू करती है। हाँ, जाना पाओ से। ताप्ती नदी का घर बैतूल जिले का मुल्ताई है। बेतवा नदी रायसेन के कुमरा गांव से निकलती है और सोन नदी भी वहीं अमरकंटक से, जहां से नर्मदा निकलती है। हाँ, ये तो कुछ मुख्य नदियां हुई। इनके अलावा भी देखिए, शिप्रा है, जिसके किनारे उज्जैन का महाकुंभ लगता है। हाँ, शिप्रा। काली सिंध, सिंध, केन, वेनगंगा, माही, तवा, पेंच जैसी कई और नदियां हैं जो मध्य प्रदेश की पानी की दौलत को और बढ़ाती हैं। हर नदी की अपनी कहानी है, अपना रास्ता है। अच्छा, एक और बड़ी अनोखी बात जो इस जानकारी में बताई गई है वो नर्मदा और ताप्ती नदियों के बारे में है। ये दोनों पूरब से पश्चिम की तरफ बहती हैं, जी हाँ। जबकि हम ज्यादातर सुनते हैं कि भारत की बड़ी नदियां पश्चिम से पूरब की ओर बहकर बंगाल की खाड़ी में मिलती हैं। ये तो बिल्कुल उल्टा हुआ। बिल्कुल सही। ये एक बहुत ही दिलचस्प भौगोलिक बात है। नर्मदा और ताप्ती पश्चिम की ओर बहकर गुजरात होती हुई खंबात की खाड़ी यानी अरब सागर में मिलती हैं। अरब सागर में। हाँ, ये चीज उन्हें भारत की बाकी बड़ी नदियों जैसे गंगा, यमुना, गोदावरी, कृष्णा से अलग बनाती है। और इसका असर सिर्फ नक्शे पर ही नहीं दिखता, बल्कि इन नदियों के किनारों के माहौल, वहाँ के पेड़ पौधों, जीव जंतुओं और मिट्टी पर भी इसका खास प्रभाव पड़ता है। अच्छा, कैसे? ये नदियां अपनी घाटियों को अलग तरह से काटती हैं, डेल्टा की जगह एस्चुरी बनाती हैं। तो ये सिर्फ बहने की दिशा नहीं है, ये उनके पूरे वजूद को, आप कह सकते हैं, एक अलग पहचान देती है। वाह, ये तो सच में सोचने वाली बात है। अच्छा, नदियों की बात तो हुई जो कुदरत का दिया खजाना है, लेकिन इन नदियों के पानी को रोकना, सहेजना और इस्तेमाल करना, ये कहानी भी उतनी ही जरूरी है। बिल्कुल। और यहीं से बात शुरू होती है बांधों की, यानी डैम्स की। जानकारी में तो बांधों की एक लंबी लिस्ट दी हुई है, अलग अलग नदी घाटियों और जिलों के हिसाब से। भैया, जानकारी काफी गहरी हो जाती है। हाँ, बांधों का नेटवर्क। जैसे चंबल नदी घाटी की बात करें तो इसमें मंदसौर जिले के गांधी सागर बांध का नाम सबसे पहले आता है। सुना है ये काफी पुराना और बड़ा बांध है। हाँ, गांधी सागर मध्य प्रदेश के शुरुआती और बहुत ही महत्वपूर्ण बांधों में से एक है। चंबल नदी पर बना ये बांध बिजली बनाने और सिंचाई के लिए बहुत अहम है। अच्छा। जानकारी में जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर का भी जिक्र है। वो राजस्थान में है, पर इसी चंबल नदी सिस्टम का हिस्सा है। हाँ हाँ। ये तीनों बांध मिलकर चंबल घाटी को बदलने में बड़ा रोल निभाते हैं। और ये बांध सिर्फ बिजली और सिंचाई के लिए होते हैं क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। आजकल के ज्यादातर बड़े बांध बहुउद्देशीय होते हैं, मल्टीपर्पस। अच्छा, बहुउद्देश्य। हाँ, इसका मतलब वो एक साथ कई काम करते हैं। जैसे आपने कहा, बिजली बनाना और खेतों तक नहरों से पानी पहुंचाना तो है ही। इसके अलावा ये बाढ़ को रोकने में मदद करते हैं। शहरों और गांवों के लिए पीने का पानी सप्लाई करते हैं। पीने का पानी भी? जी,
इन बांधों से बनी बड़ी झीलों में मछली पालन होता है, अच्छा। जो लोगों की कमाई का जरिया बनता है। तो एक बांध कई तरह से फायदेमंद हो सकता है। अच्छा। लेकिन क्या इनका कोई दूसरा पहलू भी होता है? मतलब कोई असर जो शायद उतना अच्छा ना हो? हाँ, ये एक बहुत जरूरी सवाल है। देखिए, जब हम नदी के रास्ते में इतनी बड़ी दीवार खड़ी करते हैं, तो जाहिर है उसका असर सिर्फ फायदे तक सीमित नहीं रहता। नदी का कुदरती बहाव बदल जाता है। पानी में रहने वाले जीवों जैसे मछलियों के आने जाने का रास्ता रुक सकता है। ओह, बांध के पीछे बहुत बड़ा इलाका पानी में डूब जाता है, जिसमें जंगल या गांव हो सकते हैं, जिससे लोगों को विस्थापित होना पड़ता है। हाँ, ये तो सुना है। मिट्टी के कटाव और जमाव का पैटर्न बदल जाता है। तो हाँ, बांध बनाते और चलाते वक्त इन सभी पर्यावरणीय और सामाजिक असर का ध्यान रखना और उनमें संतुलन बनाना बहुत बड़ी चुनौती होती है। समझ गई। मतलब फायदे अनेक हैं, लेकिन चुनौतियां भी कम नहीं हैं। अच्छा, बात है नर्मदा घाटी पर। ये तो शायद सबसे ज्यादा चर्चा में रहती है ना? बिल्कुल। जानकारी में जबलपुर के पास रानी अवंतीबाई सागर बांध का नाम है, जिसे बरगी बांध भी कहते हैं। जी हाँ, बरगी। और होशंगाबाद में तवा बांध का। सही। नर्मदा नदी पर बनी परियोजनाएं भारत की सबसे बड़ी और महत्वाकांक्षी जल परियोजनाओं में गिनी जाती हैं। बरगी और तवा के अलावा जानकारी में खंडवा जिले के इंदिरा सागर और ओंकारेश्वर बांध का भी जिक्र है। इंदिरा सागर, ओंकारेश्वर, हाँ। ये दोनों तो बिजली उत्पादन के लिहाज से बहुत बड़े हैं। फिर धार जिले में मान बांध और अलीराजपुर में जोबट परियोजना का नाम है। अच्छा। और हाँ, सरदार सरोवर बांध जो है तो गुजरात में, लेकिन वो भी नर्मदा पर ही बना है और उसका असर मध्य प्रदेश पर भी पड़ता है, खासकर पानी के बंटवारे और डूब क्षेत्र को लेकर। बाप रे, मतलब नर्मदा पर तो बांधों की पूरी कतार है। हाँ बिल्कुल, नर्मदा घाटी परियोजना एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। इसका मकसद सिर्फ मध्य प्रदेश को ही नहीं, बल्कि गुजरात और महाराष्ट्र को भी पानी और बिजली देना है। गुजरात और महाराष्ट्र को भी? जी, सोचिए एक नदी पर इतने सारे बांध बनाकर उसके पानी का बूंद-बूंद इस्तेमाल करने की कोशिश की गई है। इन परियोजनाओं ने लाखों हेक्टेयर जमीन को सिंचित किया है, उद्योगों को बिजली दी है, शहरों को पानी दिया है। लेकिन जैसा हमने पहले बात की, इनके साथ बड़े पैमाने पर विस्थापन और पर्यावरण से जुड़े मुद्दे भी जुड़े रहे हैं, जिन पर काफी बहस और आंदोलन भी हुए हैं। ये काफी जटिल विषय है। ये तो सचमुच बहुत बड़ा और पेचीदा मामला लगता है। अच्छा, लिस्ट तो अभी और भी लंबी है। दूसरे इलाकों के बांध भी हैं। हाँ, कई और हैं। जैसे पेंच नदी पर छिंदवाड़ा में पेंच परियोजना और माचागौरा बांध। जी, पेंच। बेतवा नदी पर विदिशा में हलाली बांध है, जिसका एक और नाम सम्राट अशोक सागर भी है। हाँ, हलाली या सम्राट अशोक सागर। और एक राजघाट बांध का भी जिक्र है, जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर है। इसे रानी लक्ष्मीबाई परियोजना भी कहते हैं। हाँ, राजघाट बिल्कुल। और देखिए, माही नदी पर धार और झाबुआ जिलों में माही परियोजना है। रायसेन जिले में बारना नदी पर बारना बांध है। बारना बांध। सीहोर जिले में कोलार नदी पर कोलार बांध। फिर अगर हम पूरब की तरफ चलें तो सिवनी जिले में वेंगंगा नदी पर संजय सरोवर बांध है, जिसे भीमगढ़ बांध भी कहते हैं। भीमगढ़ बांध। हाँ, और ये एशिया के बड़े मिट्टी के बांधों में से एक माना जाता है। अच्छा, मिट्टी का बांध। जी। बालाघाट में धूती बांध भी वैनगंगा पर ही है। और शहडोल जिले में सोन नदी पर बना बाणसागर बांध भी बहुत महत्वपूर्ण है, जिसका पानी मध्य प्रदेश के साथ साथ उत्तर प्रदेश और बिहार को भी मिलता है। अरे वाह, ये तो सच में पूरे मध्य प्रदेश में बांधों का जाल फैला हुआ है। हाँ। हर कोने में कोई ना कोई अहम बांध है। बिल्कुल, यही बात ये जानकारी दिखाती है। राज्य के लगभग हर हिस्से में वहां की जरूरत के हिसाब से पानी को मैनेज करने के लिए बांध बनाए गए हैं। यहाँ आकर्षक बात यह है कि हर बांध का अपना एक खास मकसद हो सकता है। जैसे आपने तवा या बारना का नाम लिया, ये मुख्य रूप से सिंचाई के लिए बने हैं, बड़े इलाके में खेती को पानी देते हैं। हाँ, सिंचाई के लिए। वहीं इंदिरा सागर या गांधी सागर जैसे बांध बिजली बनाने के पावर हाउस हैं। दूसरी तरफ कोलार या आगे चलकर हम तिघरा की बात करेंगे, ये शहरों को पीने का पानी देने के लिए बहुत जरूरी हैं। पीने का पानी? जी। और कई बांध ऐसे हैं जो ये सारे काम एक साथ करते हैं। ये विविधता दिखाती है कि पानी के मैनेजमेंट को कितनी अलग-अलग जरूरतों के हिसाब से ढाला गया है। हाँ, ये तो साफ दिख रहा है। अच्छा, जानकारी में कुछ और मजेदार बातें भी लिखी हैं, जो शायद इन नदियों और बांधों के दूसरे पहलू दिखाती हैं। जैसे कि एक ये कि पन्ना नेशनल पार्क के बीच से केन नदी गुजरती है और वहाँ घूमने जाने वालों के लिए बोटिंग की सुविधा भी है। स्रोत नहीं है, वो हमारे पर्यावरण और पर्यटन के लिए भी कितनी कीमती है। सही बात है। किसी नेशनल पार्क या अभयारण्य से गुजरती हुई नदी उस जगह की खूबसूरती तो बढ़ाती है,
साथ ही वहां रहने वाले जंगली जानवरों के लिए जीने का सहारा बनती है, पानी पीने के लिए, खाने के लिए और पूरे इकोसिस्टम को बनाए रखने के लिए। और बोटिंग जैसी एक्टिविटीज से स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलता है। तो नदियों का ये पहलू भी बहुत अहम है। बिल्कुल। और एक और ऐसी बात लिखी है ग्वालियर शहर के पास तिघरा बांध के बारे में। तिघरा बताया गया है कि इस बांध से बनी झील से ही पूरे ग्वालियर शहर को पीने का पानी मिलता है। ये सीधा सीधा उदाहरण है कि हमारे शहर कैसे इन बांधों और जलाशयों पर टिके हुए हैं। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो साफ हो जाता है कि इन पानी के भंडारों का सही से रखरखाव और मैनेजमेंट सिर्फ खेती या बिजली के लिए नहीं, बल्कि हमारे शहरों को जिंदा और चलता फिरता रखने के लिए कितना जरूरी है। कितना जरूरी है, हाँ। सोचिए, अगर तिघरा बांध में पानी कम हो जाए या पानी की क्वालिटी खराब हो जाए तो ग्वालियर शहर पर कितना बड़ा असर पड़ेगा। पीने के पानी की सुरक्षा सीधे तौर पर इन बांधों के मैनेजमेंट से जुड़ी है। तो इतनी सारी जानकारी, नदियों का मायका होना, पश्चिम की ओर बहती नर्मदा ताप्ती, बांधों का इतना बड़ा जाल, उनके अलग अलग फायदे और चुनौतियां, पर्यटन से लेकर पीने के पानी तक का कनेक्शन, इन सब को देखकर कुल मिलाकर क्या मतलब निकलता है इसका? इसका मतलब ये है कि मध्य प्रदेश सिर्फ भौगोलिक रूप से भारत के दिल में ही नहीं है, बल्कि पानी के संसाधनों के लिहाज के भी ये देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत महत्वपूर्ण, हाँ। यहाँ से न सिर्फ कई बड़ी नदियां जन्म लेती हैं, बल्कि उन नदियों के पानी का इस्तेमाल करने के लिए इंसानों ने एक बहुत बड़ा और जटिल सिस्टम भी खड़ा किया है, यानी ये बांधों का नेटवर्क। ये नेटवर्क, ये नदियां और बांध मिलकर राज्य की खेती, उसके कारखानों, शहरों की प्यास और बिजली की जरूरत, यहाँ तक कि यहाँ के जंगलों और जानवरों के जीवन की भी नींव रखते हैं। पूरी नींव। बिल्कुल। इनका सही तरीके से मैनेजमेंट करना न सिर्फ मध्य प्रदेश के अपने भविष्य के लिए जरूरी है, बल्कि उन सभी राज्यों के लिए भी मायने रखता है जहां इन नदियों का पानी बहकर जाता है। ये एक साझी जिम्मेदारी भी है और एक बड़ा अवसर भी। तो हमने देखा कि मध्य प्रदेश वाकई नदियों के मामले में कितना अमीर है। यहाँ से इतनी सारी नदियां निकलती हैं और पूरे राज्य में फैले बांधों का नेटवर्क यहाँ की जिंदगी के हर पहलू को छूता है। हाँ, हर पहलू को। खेतों की सिंचाई से लेकर घरों में आने वाले पीने के पानी और बिजली तक, और साथ ही पर्यटन और पर्यावरण को भी। बिल्कुल। और ये सारी जानकारी हमें एक जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा करती है। कौन सा सवाल? जब मध्य प्रदेश इतनी नदियों का घर है और यहाँ बांधों का इतना बड़ा जाल है, तो भविष्य में पानी की इस अनमोल खजाने को सहेज कर रखने और सही तरह से इस्तेमाल करने के लिए हमें लंबे समय में किन बातों का ध्यान रखना होगा? किन बातों का? खासकर तब जब हमें विकास भी करना है और अपने पर्यावरण को भी बचाना है। ये संतुलन कैसे साधा जाए? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर लगातार सोचने, योजना बनाने और काम करने की जरूरत है। सही। ये सिर्फ आज की बात नहीं, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी सोचना होगा। इस जानकारी को हमारे साथ मिलकर समझने और इसकी गहराई में उतरने के लिए धन्यवाद।